हेलो नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बाल मनोविज्ञान का शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लगाएंगे। यह सेशन रीट एग्जाम के लिए और यूपी टेट एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी होगा और महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस प्रकार की सेशन प्राप्त होती रहे। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की विधियां, सेकंड है सीखने में स्थानांतरण, थर्ड है सीखने में पठहर, फोर्थ है सीखने में रुचि। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करने से क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दूसरी परिस्थिति में उपयोग करने से सीखने में स्थानांतरण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है कि एक जगह से सीखी हुई चीज दूसरी चीज से सीखते हैं। जैसे कि हम साइकिल चला लेते हैं और उससे हम मोटर बाइक चला पाते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ए स्मृति, बी है सीखना, थर्ड है प्रेरणा, फोर्थ है चिंतन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है वो है कि सीखना, क्योंकि सीखने के माध्यम से क्या है व्यक्ति के अंतर्गत व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ए स्तंभ कृति, बी है अभिवृत्ति बहुभुज, थर्ड है संचयी अभिवृत्ति, फोर्थ है रेखा चित्र। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें अभिवृत्तियों को स्तंभ द्वारा दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उसे स्तंभ कृति कहा जाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। ए बाल्यावस्था, सेकंड है शैशवावस्था, थर्ड है किशोरावस्था, फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास की किस अवस्था में, विकास की किस अवस्था में, टिक करते हैं साथ ही साथ में, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का विकास है जो कि सबसे ज्यादा होता है या अधिकतम होता है, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो विकास की जो अवस्था होती है, जो बुद्धि का सबसे ज्यादा जो विकास होता है वो सबसे ज्यादा बाल्य अवस्था में हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि शैशवावस्था में अंगों का विकास होता है और किशोरावस्था में तीव्र विकास होता है, जैसे जैसे विकास की चीजें उत्पन्न हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति एक परिपक्व अवस्था में चला जाता है। तो बुद्धि का विकास होता है वो बाल्यावस्था में होता है। तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। फर्स्ट है मूल प्रवृत्ति पर, सेकंड है नैतिकता पर, थर्ड है वास्तविकता पर, फोर्थ है ध्यान पर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार है जो कि किस पर आधारित होता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शिशु का जो व्यवहार होता है सबसे ज्यादा जो आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो आंसर करेक्ट होगा यहां पे हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलर ने प्रयोग किया था। फर्स्ट ऑप्शन है कुत्ते पर, सेकंड है वनुमानुष पर, थर्ड है बिल्ली पर, फोर्थ है चूहों पर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत पर कॉलर ने किस पर प्रयोग किया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि कुत्ते पर पावलोव ने किया था और बिल्ली पर थॉर्नडाइक जी ने किया था और चूहों पर स्किनर जी ने किया था। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि कॉलर ने किस पर प्रयोग किया था, वनुमानुष पर प्रयोग किया था, जिसका नाम था सुल्तान। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि बच्चे बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सृजनशीलता, सेकंड है अध्ययन, थर्ड है विश्लेषण करने, फोर्थ है अच्छे अंक प्राप्त करने। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी किस प्रकार से उच्च होंगे, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसे बात करते हैं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो, यह जरूरी नहीं है कि वो
सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। फर्स्ट ऑप्शन है अवधि, सेकंड है नवीनता, थर्ड है रुचि, फोर्थ है आकार। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि ध्यान को केंद्रित करने के लिए आंतरिक दशा क्या होनी चाहिए, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान को आंतरिक दशा देने के लिए रुचि होना आवश्यक होगा, क्योंकि जब तक बच्चा अंदर से इंटरेस्ट नहीं है, उसे रुचि होगी कार्य करने में नहीं होगी, तब तक उसका ध्यान वहां पर नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रतिहान विधि, सेकंड है तार्किक विधि, थर्ड है पहचान विधि, फोर्थ है पुनः सीखना विधि। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से किस विधि का प्रयोग है जो कि या उपयोग स्मृति मापने के लिए नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे तीन विधियां हैं जो कि स्मृति मापने के लिए है और एक नहीं होगी, वही आपकी आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि बात करते हैं कि स्मृति मापने के लिए प्रतिहान विधि भी है, पहचान विधि भी है और पुनः सीखना भी है। तो यहाँ पे नहीं है वो कि तार्किक विधि नहीं होगी। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है साइमंड, सेकंड है हॉल्टर्स मैन ने, थर्ड है मरे, फोर्थ है ब्लैक। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किस मनोविज्ञान के द्वारा किया गया था, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध का सिद्धांत या विकास जो परीक्षण टीएटी का जो परीक्षण किया था वो किया गया था मरे के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान क्या शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? फर्स्ट ऑप्शन है विषय केंद्रित शिक्षा, सेकंड है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, थर्ड है क्रिया केंद्रित शिक्षा, फोर्थ है बाल केंद्रित शिक्षा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है किस प्रकार से? यह क्वेश्चन पूछा जाए कि किस प्रकार से मनोविज्ञान का शिक्षा में या शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान रहा है, यह क्वेश्चन पूछा है। या इस प्रकार से क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान रहा है बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड है का सिद्धांत, थर्ड है संबंध का सिद्धांत, फोर्थ है व्यक्तिगता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत से यहाँ पे नहीं होगा, वही आपका आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे बात करते हैं कि विकास और वृद्धि के सिद्धांतों से सम्मिलित है, उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कि निरंतरता का सिद्धांत सम्मिलित है, समन्वय का सिद्धांत सम्मिलित है और व्यक्तिगता का सिद्धांत भी सम्मिलित है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं होगा। तो आंसर सेकंड हो जाएगा। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रभाव का नियम, सेकंड है सदृशता का नियम, थर्ड है तत्परता का नियम, फोर्थ है सहचारी का नियम। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस बात करते हैं कि कक्षा शिक्षण में प्रस्तावना या पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की तत्परता के नियम पर आधारित है, क्योंकि बच्चा जब अंदर से इंटरेस्टेड होगा सीखने की, उस अंदर ललक होगी, तो बच्चा अच्छी तरह से सीख पाएगा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेकंड, माफ कीजिए थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
संप्रति निर्माण का प्रथम सोपान है? फर्स्ट ऑप्शन है सामान्यीकरण, सेकंड है विभेदीकरण, थर्ड है प्रत्यक्षीकरण, फोर्थ है पृथक्करण। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि संप्रति निर्माण का प्रथम सोपान क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बात करते हैं कि संप्रति निर्माण का जो प्रथम सोपान होता है यह होगा, तो यहां पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षणात्मक अधिगम संप्रति द्वारा दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है टॉलमैन, सेकंड है बंडूरा, थर्ड है थॉर्नडाइक, फोर्थ है कोहलर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि परीक्षणात्मक अधिगम संप्रति किस मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया था, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सेकंड बंडूरा के द्वारा दिया गया था। ठीक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम में निप्रभाव का नियम दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है पावलोव, सेकंड है स्किनर, थर्ड है वॉटसन, फोर्थ है थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिगम में किस मनोविज्ञान ने प्रभाव का नियम दिया था, या अधिगम सीखने के लिए प्रभाव का नियम किस मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट होना चाहिए कि अधिगम में सीखने के लिए प्रभाव का नियम दिया गया था, वो थॉर्नडाइक जी ने दिया था, क्योंकि यहाँ पे थॉर्नडाइक ने कहा था कि अभ्यास के द्वारा चीजें सीखी जाती हैं। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवधान के आंतरिक और अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। फर्स्ट ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, सेकंड है उद्दीपक, वस्तु, प्रवृत्ति, थर्ड है प्रकाश, ध्वनि, गंध, फोर्थ है पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारित करने के लिए कौन कौन से तत्व या उद्देश्य होने चाहिए। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कि अवधान को आंतरिक रूप से या व्यक्ति निर्धारित करने के लिए हमें रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति होना बहुत ही आवश्यक होगा। तो हमारा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट। ठीक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सेकंड है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, थर्ड है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, फोर्थ है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन पूछा है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे कि आपको हमने नेगेटिव टैग वर्ड बताते चलते हैं आपको, जब भी आपको केवल वर्ड आपको दिखाई दे जाए तो आपको वो नेगेटिविटी दर्शाता है। तो यहाँ पे कि तीनों ऑप्शनों में यहाँ पे केवल वर्ड आया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे तीनों नहीं होंगे, ना तो फर्स्ट है, ना ही सेकंड है और ना ही थर्ड होगा। वैसे भी बाल मनोविज्ञान ने जो उसका क्षेत्र बताया गया है वह कि गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया गया है, क्योंकि इसमें कि बच्चा किस प्रकार से परिपक्व होता है, वृद्धि होती है, किस प्रकार से उसकी शारीरिक विकास का अंगों का विकास होता है या वृद्धि होती है, उसके बारे में क्षेत्र में अध्ययन किया गया। और बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है या किस प्रकार से उसकी रुचियां होती है कौन कौन सी अवस्था में, यहाँ पर इसका क्षेत्र बताया गया। सीधा करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा फोर्थ। ठीक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, सेकंड है क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम, थर्ड है टर्नर सिंड्रोम, फोर्थ है विल्सन सिंड्रोम। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग होने या न होने पाने के कारण होती है, वो क्या अवस्था कहलाती है। तो इसका हमारा आंसर होना चाहिए डाउन सिंड्रोम कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोहलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक अवस्था, सेकंड है पारंपरिक अवस्था, थर्ड है पश्चात पारंपरिक अवस्था, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोहलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वाहक का या वाहक कारकों का द्वारा निर्धारित होती है या होगी, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा कि पूर्व पारंपरिक अवस्था द्वारा
नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित हो जाती है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही क्रम में है? फर्स्ट ऑप्शन है अणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। सेकंड है ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। थर्ड है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। फोर्थ है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सही क्रम के बारे में पूछा गया, तो सही क्रम होगा यहां पे हमारा कि अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर बहिर्मुखी व तथा अवैरमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रेंचनर, सेकंड है योंग, थर्ड है सेल्डन, फोर्थ है स्पंजर। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पे हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग योंग द्वारा के अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? फर्स्ट ऑप्शन है निगमन विधि, सेकंड है आगमन विधि, थर्ड है अंतरदर्शन विधि, फोर्थ है वही दर्शन विधि। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान माने गए हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इससे बात करते हैं कि इस प्रकार के सोपान कहे गए हैं, वो आंसर इसके अकॉर्डिंग सेकंड आगमन विधि के है, क्योंकि आगमन विधि में पहले हम उदाहरण के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से और विश्लेषण के माध्यम से, वर्गीकरण के माध्यम से समझाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड आगमन विधि। टिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक कर देना साथ ही साथ में। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इदम, सेकंड है अहम, फोर्थ है परहम, थर्ड है फोर्थ है परिस्थितियां। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस प्रकार में होता है या किस प्रकार से होता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो फ्राइड ने दिया था, तो जैसे बात करते हैं कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण जो होता है उसके बाद हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा परहम के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्री मैन ने, सेकंड है न्यूमैन ने, थर्ड है वॉटसन ने, फोर्थ है हॉलिंजर ने। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कथन दिया गया कि व्यवहारवादी सिद्धांतों के अकॉर्डिंग या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यह कथन किसके द्वारा या किस व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा यह वॉटसन के द्वारा दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता, सेकंड है उद्दीपन का उपादेयता, फोर्थ है उद्दीपन की विश्वसनीयता, थर्ड है फोर्थ है उद्दीपन की सक्रियता। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि ध्यान आकर्षित होने में किस प्रकार की भूमिका प्रमुख होती है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इस बात करते हैं कि ध्यान आकर्षित करने में जो भूमिका का रोल होता है वो हो जाएगा कि उद्दीपन की तीव्रता, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर सीखने की ललक नहीं होगी, किसी व्यक्ति का टारगेट, कोई चीज टारगेटेड नहीं होगी, तब तक वो आकर्षित नहीं होगा या उसका ध्यान आकर्षित नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। फर्स्ट ऑप्शन शिक्षण, सेकंड है सहानुभूति, थर्ड है समदृष्टि, फोर्थ है प्रेरणा। तो यह क्वेश्चन पूछा कि किस प्रकार से छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होगी या होती है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो बात करते हैं छात्र में रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें प्रेरणा आवश्यक होगी, क्योंकि बच्चे जब तक आंतरिक प्रेरित नहीं होगा या किसी चीज के प्रति, लक्ष्य के प्रति अग्रसर नहीं होगा, तब तक उसके अंदर सीखने की रुचि उत्पन्न नहीं होगी। तो प्रेरणा यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। फ्राइड के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, माफ कीजिए, सेकंड है स्मरण। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। थर्ड है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्राइड के अनुसार किस प्रकार से होगा, तो यहां पे टिक करते जाएंगे साथ ही साथ में। फ्राइड के अनुसार पूछा गया है, तो बात करते हैं कि फ्राइड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों का स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 3rd। अगला क्वेश्चन देखेंगे। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है वॉटसन, सेकंड है कोफ्का, थर्ड है कोहलर, फोर्थ है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो SOR प्रस्तावित किया गया है वो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है नामित मापनी, सेकंड है क्रम सूचक मापनी, थर्ड है अंतराल मापनी, फोर्थ है अनुपात मापनी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो तो वो क्या कहलाती है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा अनुपात मापनी कहलाती है। तो आंसर 4th हो जाएगा। दोस्तों सेशन यहाँ पे हमारा ये भी समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलती है नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, मातरम।